दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानियां लेकर आए हैं, मुझे आशा है कि आप इन सभी डरावनी कहानियों को संभालने के लिए आज पर्याप्त हिम्मत जमा करके आए हैं, क्योंकि आज की इन खौफनाक कहानियों को सुनना आपके लिए एक रोमांचक और मजेदार अनुभव होने वाला है। और अगर आप इन कहानियों को रात में सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत का तो जवाब नहीं। लेकिन कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के कहानियों का सिलसिला और आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। ये कहानी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं, बल्कि ये मेरा अद्भुत और असाधारण अनुभव है। 11 साल की उम्र में टॉपेनिश, वॉशिंगटन में मैं रहता था। मेरी कहानी समझने के लिए हमें 1991 के फरवरी महीने में जाना होगा। तो ये साल 1991 का वैलेंटाइन डे का दिन था। मैं मेरे बहन के साथ था जो मुझसे 8 साल बड़ी है और मैं तब 11 साल का था, इसलिए वो 19 साल की रही होगी। खैर, उस दिन उसने मुझे स्कूल से रिसीव किया। मेरी मां ने मेरी बहन को उस दिन के लिए उनकी गाड़ी दी थी, तो मेरी बहन वो गाड़ी लेकर मुझे स्कूल में लेने आ गई। उस गाड़ी में बैठ हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। हम याकेमा रिजर्वेशन पर टॉपेनिश, वॉशिंगटन में स्थित एक ट्रैक रोड से गाड़ी में जा रहे थे। एक बार स्कूल छोड़ने के बाद यह हमारे घर के लिए एक सीधी सड़क थी और हम टॉपेनिश से लगभग 5 मील दूर रहते थे। गाड़ी चलाते वक्त उस रोड के स्टॉप साइन पर हमने एक गाड़ी देखी और जिस सड़क पर हम अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में जा रहे थे, वो हमने देखी हुई दूसरी गाड़ी उसी सड़क के गलत तरफ से आ रही थी। मेरी बहन ने उस गाड़ी से टकराने से बचने के लिए उसके चारों ओर ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन वो कार अपने नियंत्रण से बाहर थी और वो सीधे मेरे विंडो के यहां आकर हमारी गाड़ी से टकराई। उस टकराव ने हमारी गाड़ी को सड़क के कोने पर बजरी की एक पैच में धकेल दिया। मेरी बहन ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और हमारी गाड़ी 3 बार लुढ़कते हुए सड़क छोड़कर जाने लगी। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जब हम लुढ़कते हुए जा रहे थे, तब अचानक मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि शायद मैं बेहोश हो गया था। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया, जहां मेरे परिवार के लोग मेरे बेड के यहां खड़े थे। मेरे सिर में चोट लगी हुई थी और मेरा दाहिना हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मैंने उस अस्पताल में 2 से 3 हफ्ते बिताए। डॉक्टर ने मेरे सर पर काफी बड़े आकार के टाके लगाए थे और मेरे दाहिने हाथ पर एक त्वचा का ग्राफ्ट लगाना पड़ा था। एक बार अस्पताल से छूटने के बाद काफी महीने बीत गए और हम उस साल के सर्दियों के महीनों में आ गए। मुझे अपने बेडरूम में नींद आने में तकलीफ होने लगी थी। मेरा सिंगल बेड उस बेडरूम की खिड़की के बगल में था। बेडरूम की खिड़की पर गुलाबी रंग के पर्दे थे और मुझे हमेशा लगता था कि मेरी खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। मुझे ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार महसूस होता था। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था और मेरी खिड़की पर लगे पर्दे भी टूट गए थे। मैंने अपनी मां से जल्द वहां नए पर्दे लगाने को कहा। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बिस्तर के दाएं बाएं हो रहा था। मैं अपनी दाहिनी ओर लुढ़क गया। मेरी बाहें अभी भी बंधी हुई थी और मेरे दाहिने हाथ पर एक और ऑपरेशन हुआ था,
क्योंकि डॉक्टर ने पाया था कि मेरी त्वचा का ग्राफ्ट मेरे शरीर के साथ नहीं बढ़ेगा। मेरे हाथ को लपेटा गया था और वो काफी बुरी स्थिति में था, इसीलिए मैं बिस्तर पर आराम से सो नहीं पा रहा था। बेडरूम की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। क्योंकि मेरी खिड़की पर कोई पर्दे नहीं थे, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखने की सोची। और उस खिड़की के बाहर मुझे जो दिखा, उससे आज भी मेरा दिल दहल उठता है। मेरी खिड़की के बाहर एक भूरी चमड़ी वाला आदमी खड़ा था। उसके काले लंबे बाल थे और काली आंखें थी जो खोखली लग रही थी। उसके चेहरे पर रंग लगे हुए थे, जैसे अक्सर मिलिट्री वाले अपने चेहरे पर रंग लगाया करते हैं। उसके गाल पर लाल और काली लाइंस के रंग थे और उसके कंधे पर कुछ लिपटा हुआ था जो एक धनुष या तरकश की तरह लग रहा था। ऐसा ही कुछ था वो। बाहर चांद की रोशनी काफी थी और बर्फ पड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसके हाथ कांच को छू रहे थे, लेकिन उसके हाथ के चारों ओर कोहरा नहीं छा रहा था। जिस तरह से एक आम व्यक्ति का हाथ सर्दी के दौरान ठंडे कांच को छूने पर कोहरे से घिर जाता है, पर इसके हाथ के अगल बगल कोई कोहरा नहीं था। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की लालसा कर रहा हो। उसके चेहरे के हाव भाव मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, पर वो काफी उदास लग रहा था। उसको देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा था और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से खौफ में डूब गया था। मैं 11 साल का था और मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर एक अजीब आदमी खड़ा था। इस हालात में तो कोई बड़े उम्र वाला इंसान भी खौफ में आ जाए। मैं तो फिर भी एक बच्चा था, पर फिर भी मैंने अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत जुटाई और मैं अपने मां और पिता के कमरे की तरफ अपना जख्मी हाथ पकड़कर दौड़ पड़ा। उस खिड़की के बाहर खड़ा वो अजीब आदमी मेरे हर एक कदम को देख रहा था। वो पुराने दिनों के एक पुराने युद्ध के सैनिक की तरह लग रहा था। उसकी आंखें इतनी खोखली थी, लेकिन मैं ये बता सकता था कि वो आंखें मुझे ही घूर रही थी। तो अपने माता पिता के बेडरूम के अंदर जाने के बाद मैं धीरे से अपनी मां को आवाज देने लगा। मैंने कहा, मॉम। वो नहीं उठी। मैंने थोड़ी जोर से कहा, मॉम। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे बेडरूम के बाहर एक आदमी खड़ा है। मेरी ये बात सुनकर मेरी मां और मेरे पिताजी दोनों चौंक गए। मेरे पिताजी घर के बाहर दौड़े और चिल्लाने लगे, कौन है वहां? मेरे सामने आओ। वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर वो मेरे बेडरूम की बाहरी खिड़की पर पहुंचे तो उन्होंने नीचे देखा और वहां उन्होंने मेरे खिड़की के बाहर नीचे जमीन की बर्फ पर 2 अलग अलग किस्म के पैरों के निशान देखे। लेकिन उन 2 पैरों के निशानों के अलावा वहां और कोई निशान नहीं बने थे, जैसे घर तक आने या जाने के निशान। सिर्फ वो 2 ही निशान थे जो मेरे खिड़की के बाहर नीचे की जमीन पर थे, जैसे कि कोई मेरी खिड़की के यहां प्रकट हुआ हो और वहीं से गायब हो गया हो। इस घटना से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह दहशत में आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ा। फिर वापस कुछ दिनों बाद जब मेरे बेडरूम की खिड़की पर नए पर्दे लगा दिए गए, उसके बाद मैं वापस अपने बेडरूम में सोने लगा और मुझे वापस वही मुझे देखे जाने वाला एहसास होने लगा। मुझे देखने के अलावा उस अजीब आदमी ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन बात हद से ज्यादा तब बढ़ी जब एक रात मैं उठा
मुझे वही देखे जाने का एहसास हुआ और मैं उसे अपने खिड़की के बाहर फिर से देखने की उम्मीद कर रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और मैं ये देखकर आतंक में आ गया कि वो खौफनाक इंसान मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में खड़ा था और मुझे घूर रहा था। वो मंजर देखकर जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर निकलने वाली थी और मैं अपनी मां के लिए जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर मां और मेरे पिता को मेरे बेडरूम की तरफ दौड़कर आते हुए मैंने सुना। 4 साल की मेडिकल सर्जरी के कारण मेरे हाथ में पट्टियां लगी हुई थी और मैं बिस्तर से उठकर भागने के लिए असमर्थ था। ये ऐसा था जैसे उस इंसान की खोखली आंखों ने मुझे सम्मोहित कर दिया हो या मुझे लकवा मार गया हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी मां और मेरे पिता मेरे कमरे में आ गए और उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था, क्योंकि जब वो बेडरूम में आए और लाइट चालू की तो वो खौफनाक इंसान अचानक गायब हो गया। अपने मां और पिता को देख मैं जोरों से चिल्लाने और रोने लगा, क्योंकि मैं काफी दहशत में था और उस वक्त से मैंने ठान ली कि मैं अब उस कमरे में कभी पैर नहीं रखूंगा। उस रात के बाद मैं अपनी बहन के कमरे में सोने लगा। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि कार दुर्घटना के बाद मेरी बहन की तबीयत कैसी थी, तो आपको बता दूं कि एक्सीडेंट के समय वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई थी और कुछ ही खरोंचें उसको आई थी और वो बिल्कुल भी ठीक थी। खैर, तो उस रात की घटना के बाद वो खौफनाक आदमी वापस कभी नहीं लौटा। फिर काफी साल बीत गए। ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ भूल गया था। फिर एक दिन जब मैं लगभग 15 साल का हो गया, मैं अपनी मां से अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर के आदमी के बारे में बात कर रहा था। मेरी मां ने अपना सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस ली और उन्होंने मुझे बताया कि उस रात जब वो आदमी मेरे बेडरूम में दिखाई दिया था, उसके अगले दिन मेरी मां को एक स्थानीय भूत भगाने वाली महिला मिली और जब मैं अगले दिन स्कूल में था तब मां ने उस महिला को हमारे घर और मेरे बेडरूम में पूजा करने के लिए बुलाया। भूत भगाने की पूजा। उस औरत ने मेरी मां को पूजा करके कुछ गुलाब जल दिया और हर रोज घर के बाहर छिड़कने को कहा और उसने मेरी मां को हर रात एक खाने की थाली बाहर रखने को कहा, उस इंसान के लिए या कहे उसकी आत्मा के लिए जो मुझे खिड़की से देख रहा था। फिर मेरी मां ने कहा कि वो हर रोज बाहर खाना रखा करती थी और सुबह देखने पर कोई उसे आकर खा लेता था और मेरी मां को यकीन है कि वो वही इंसान की आत्मा थी जो वो खाना खाने आती थी और इसी वजह से अब हमारा पीछा उसने छोड़ दिया था। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे शहर में काफी सारी दंत कथाएं हैं जिसे लोग मानते थे। मेरा परिवार ये मानता था कि वो एक तड़पती हुई आत्मा थी जो जल मार्गों के पास घूमती है। हमारे घर के पास एक खाई है जो हमारे घर के पीछे है। शायद उस इंसान की आत्मा इसीलिए हमारी तरफ आकर्षित हुई थी क्योंकि हम जल मार्ग के आसपास रहते थे। पर वो सिर्फ मुझ पर ही क्यों आकर्षित हुई मैं नहीं जानता। और इस कहानी को लिखते वक्त मैं अब 40 साल का हो गया हूं, क्योंकि इतने सालों से मैं ये कहानी दूसरों को बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पर अब ज्यादातर लोग भूत प्रेत और पिशाचों के अनुभव कर चुके हैं और इसीलिए मैं इतने सालों बाद इसे बयां करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। पर आज भी कभी कभी जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे अजीब सपने आते हैं
और सपनों में अक्सर मुझे वही इंसान दिखाई देता है और वो आज भी मेरे सपनों में आकर मुझे घूरता रहता है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सब तब शुरू हुआ था जब मैं लगभग 4 साल का था। मैं विस्कॉन्सिन के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में रहता हूं। हम उस समय वहां एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, जहां हम आज भी रह रहे हैं। इसलिए एक बच्चा होने के नाते मैं उस नए घर में जाकर काफी घबरा गया था। मैं हमेशा से संवेदनशील रहा हूं और पैरानॉर्मल यानी भूतिया चीजों में विश्वास रखता हूं। मुझे उस घर में हर बार एक अजीब एहसास होता रहता था, जैसे कोई तो एक अदृश्य शक्ति है जो वहां मेरे साथ मौजूद है। मैं आमतौर पर रात में अपनी दादी के साथ अपना समय बिताता था, क्योंकि मुझे अंधेरे से काफी डर लगता है। उस घर में पहले दिन मैं काफी बौखला गया था, क्योंकि ये एक नया घर था और मुझे वहां अदृश्य आत्माएं होने का एहसास हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा घर 2 मंजिला है और मैं और मेरी दादी ऊपर की मंजिल पर रहते थे और मेरे दादी का कमरा ठीक मेरे कमरे के सामने था और मेरे भाई और माता पिता का कमरा नीचे की मंजिल पर था। खैर, तो जब मैं उस रात अपने बेडरूम में सोने चला गया तो मुझे वहां काफी डर लग रहा था, क्योंकि इस नए घर में मेरी पहली रात थी और मेरे रूम में मैं अकेला था और मुझे हर बार वही एहसास हो रहा था कि कोई तो एक अदृश्य आत्मा उस रूम में मेरे साथ मौजूद है। तभी अचानक बेड पर चढ़ते वक्त मुझे मेरे कमरे की दीवारों पर कुछ साए या फिर कहे कि कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। ये देखकर मैं डर गया और अपने बिस्तर पर कूदकर चादर ओढ़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उस खतरनाक नजारे के बावजूद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तो जब मैं सोया, मैंने एक अजीब सपना देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने सपने में देखा कि मैं किसी खामोश और खुली जगह पर खड़ा हूं, जहां कोई पक्षी की आवाज नहीं, कोई चिड़ियों की चहक नहीं या हवा के झोंकों की भी सरसराहट नहीं। कुछ भी नहीं था वहां पर, बस एक खुली जगह और एक भयानक सन्नाटा। वो एक सूरजमुखी फूलों का खेत था जहां मैं खड़ा था, जो ऐसा लग रहा था कि वो खेत मेरे हर तरफ मीलों और मीलों तक फैला हुआ है। और फिर मैंने देखा, वहां कुछ फीट दूर मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जो लगभग 6 फीट लंबी थी। उसके लहराते हुए काले बाल थे, वो सफेद पोशाक में थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, यानी वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, हेलो। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसने मुझे सुना ही नहीं हो। फिर मैंने उसकी ओर चलने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितना भी दूर मैं चला जाऊं, मैं उस औरत तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसके और मेरे बीच का अंतर कम ही नहीं हो रहा था। और जब तक मैं वो सपने में था, तब तक ऐसा ही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक मैं अपनी नींद से जाग गया और अपने सपने से बाहर आ गया। पर वो सपना पूरी तरह से मेरे दिमाग में छप गया था। सपने से बाहर आते ही जब मैं उठा, तो मैं पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो सर्दियों के दिन थे, फिर भी मैं गर्मी से पसीना पसीना हो गया था।
मेरी ये स्थिति को देखकर और मेरे सपने को याद करके मैं काफी अचंभित हुआ। मैंने अपनी दादी को अपने सपने के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर मेरी दादी के चेहरे का रंग उतर गया। दादी ने मुझे बताया कि उन्हें भी हर बार ऐसा ही सपना आता है और हर बार वो सपना आने के बाद घर में हमेशा कुछ बुरा होता है। और दादी ने बताया कि आजकल उन्हें वो सपने आने बंद हो गए हैं। अब मुझे पता है कि ये यकीन करने लायक बात नहीं लगती है, लेकिन ऐसा हुआ था और ये अभी भी होता है, क्योंकि मेरी दादी को मेरे उस सपने के बारे में बताने के बाद उसके अगले ही दिन मेरी दादी का निधन हो गया। मेरी दादी की मौत के बाद मैं काफी सहम गया था। मुझे वो सपने हर रोज आ रहे थे और मुझे रोज डर लगता था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो सपने मुझे अभी भी आते हैं और अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। मुझे नहीं पता कि आखिर वो सपनों में आने वाली आत्मा आखिर क्या चाहती है। या तो वो मुझे किसी चीज के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही है, या वो बेवजह मेरे सपनों में आ रही है। और आज भी इन सपनों का आना हर कुछ महीनों में होता रहता है और ये मुझे हर बार डरा देता है। आखिरी समय मुझे ये सपना 24 जनवरी 2022 के आसपास आया था और मेरा कुत्ता उसी दिन अचानक मर गया। मैं इन सपनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूं। मैं इन सपनों के बारे में जानने के लिए एक यूईजी बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए ललचा रहा हूं। एक यूईजी बोर्ड वो होता है जिससे हम आत्माओं के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए मैं उसका इस्तेमाल करके ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरे सपने में आने वाली आत्मा के साथ मैं संवाद कर सकता हूं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे काफी डर लग रहा है और मैं काफी खौफ में हूं। इसलिए मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या मुझे यूईजी बोर्ड का इस्तेमाल करके उस आत्मा को बुलाना चाहिए? मैं बहुत ही डरा हुआ हूं और आज भी मुझे डर है कि कहीं वो सपना मुझे आज भी अगर आ गया तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये किस्सा 2018 के अक्टूबर में ओक्लाहोमा के एक छोटे से शहर में हुआ था। वो दिन एक रोशनी भरा सामान्य दिन था। मैं अपनी दादी और मेरी बहन के साथ था। हम उस दिन के लिए कैवना पार्क जाने की योजना बना रहे थे, तो हम उस पार्क में चले गए। जब हम पार्क में पहुंचे तो वहां पर एक प्रसन्न जगह थी जहां हम अक्सर कई वर्षों से बैठने और वक्त बिताने आया करते थे। उस समय वो काफी खुली जगह हुआ करती थी, लेकिन उस दिन जब हम वहां गए थे वो इलाका जंगल से घिरा हुआ था और वहां बहुत कचरा फैला हुआ था। वो पार्क एक बांध के बगल में था और बांध के फ्लड गेट्स खुले नहीं थे, इसीलिए वहां सब कुछ नॉर्मल था। क्योंकि बांध का गेट जब खुलता था तो वहां बहुत सारे लोग पानी में खेलने और पिकनिक मनाने के लिए आते थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण वहां कोई नहीं था और सब कुछ शांत था। हमारे साथ कुछ खाना हम लेकर आए थे, इसीलिए हमने वहां डेरा डालने और कैंपिंग करने के बारे में सोचा और हम अंधेरा होने तक वहां रहने की योजना बना रहे थे, ताकि हम कुछ डरावनी कहानियां एक दूसरे को सुना सके। और वो कहानियां सुनाकर हम एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद वहां अंधेरा हो गया। मेरी दादी
और मैं घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरी बहन वहां और समय बिताना चाहती थी। वो जंगल के मैदान में खेलने के लिए जाना चाहती थी। लेकिन मैं निश्चित रूप से वहां खेलने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां काफी अंधेरा हो गया था और मैं काफी छोटा था। लेकिन मेरी बहन ने मुझे उसके साथ खेलने के लिए आखिर मना ही लिया और हम उस मैदान में खेलने चले गए। वहां खेलते वक्त मुझे असल में डर नहीं लग रहा था और काफी मजा आ रहा था। फिर कुछ समय बाद मेरी दादी पानी लेने के लिए हमारी गाड़ी में वापस चली गई और मेरी बहन अब मेरी देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। और दादी के गाड़ी में जाने के बाद मेरी बहन चाहती थी कि अब हम जंगल के और अंदर खोज करने जाए, और मैं भी उसे ना नहीं कह सका, क्योंकि वो मुझसे काफी बड़ी थी और उसके वहां होने से मुझे डर भी नहीं लग रहा था। इसीलिए हम दोनों दादी के जाते ही दबे पांव जंगल में अंदर भाग गए। जब तक हम जंगल के अंदर पहुंचे, हम अपनी दादी को हमें बुलाते हुए सुन सकते थे। लेकिन मेरी बहन वापस नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा, और जब हम वापस जंगल के बाहर आए तो हमारी दादी बहुत गुस्से में थी। वो पूछ रही थी कि क्या हमने जंगल के अंदर किसी को देखा। हमने सिर्फ सिर हिलाया और कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। मेरी दादी ने फिर हमें अपना सामान पैक करने और वहां से जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा। जैसे ही हम अपनी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक हमने जंगल के अंदर से एक पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज सुनी। हम पीछे मुड़े, ये देखने के लिए कि क्या वहां कुछ है, और निश्चित रूप से हमने देखा कि जंगल के अंदर कुछ तो दिख रहा था। जब मेरी बहन और मैंने जंगल के अंदर देखा तो हमें एक सफेद रंग की आकृति दिखाई दे रही थी। वो एक सफेद पोशाक पहनी हुई एक महिला थी। उसकी राख जैसी सफेद त्वचा और सफेद बाल थे। हम इस खौफनाक महिला को घूरते हुए खड़े थे। जब हमने देखा कि वो हमें ही घूरते हुए देख रही है, उसकी आंखें धुंधली लग रही थी, लगभग एक ग्रे रंग की तरह, और वो खौफनाक महिला धीरे धीरे और दबे पांव से चल रही थी। मेरी बहन ने मेरे कंधे पर थपथपाकर मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे देख सकता हूं, और मैंने उससे कहा कि हां, मैं भी उसे देख ही रहा हूं। हम बस वहां खड़े रहे उसे घूरते हुए, और हमारा शरीर पूरी तरह थर्रा उठा था। फिर थोड़ी देर बाद वो महिला पीछे मुड़ी और अजीब तरह से किसी चुड़ैल जैसे हंसने लगी, और फिर वो जंगल के अंदर चली गई। जब हम वापस पीछे मुड़े तो हमारी दादी वही हमारे पीछे खड़ी थी, और दादी ने हमें बताया कि ये वही औरत है जिसे उन्होंने देखा था जब हम जंगल के अंदर गए थे। इसलिए उन्होंने पूछा था कि क्या हमने जंगल के अंदर किसी को देखा है। हमारी दादी की ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारा शरीर ठंडा पड़ गया। हमारी दादी भी काफी खौफ में आ गई थी, और हम सब तेजी से अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और वहां से निकल गए। इस घटना को कई साल बीत गए, पर आज भी हम अपनी दादी और दादाजी के साथ उस पार्क में उसी जगह पर आज भी जाते हैं। भले ही वहां मुख्य रूप से जंगल और लंबी घास है। और जब ये कहानी हमने अपने दादाजी को बताई थी, तो मेरे दादाजी ने उस जगह को साफ रखने और हर एक समय में घास काटने की बहुत कोशिश की, उस महिला को फिर से देखने की उम्मीद में।
पर उसके बाद वो हमें कभी नहीं दिखी। हम अक्सर इस अनुभव को अपने परिवार वालों के साथ हर साल हैलोवीन पर शेयर करते हैं, अपने परिवार के छोटे बच्चों को डराने के लिए। और आज भी मेरी बहन, मेरी दादी और मैं इस बहुत ही अजीब पल को भुला नहीं पाते। हम आशा करते हैं कि वो जो कुछ भी था वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, पर फिर भी कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं वो खौफनाक महिला वापस ना आ जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो एक भटकती हुई आत्मा है जो जंगल में भटक रही है और किसी शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए बेताब है। और उसकी वो खौफनाक हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। भारत में बैंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक लोकप्रिय लोक कथा और दंत कथा काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक महिला, जिसे गांव के लोग एक चुड़ैल मानते हैं, वो जाहिर तौर पर रात में गांव में घूमती है और घरों में दस्तक देती है, और अगर किसी ने अनजाने में दरवाजा खोल दिया तो कहा जाता है कि वो उन लोगों को खा जाती है। ऐसा होने से रोकने के लिए गांव वालों को एक दिन एक विचार आया और सभी लोगों ने अपने दरवाजे पर पेंट से नलेबा लिखना शुरू किया, जिसका मतलब है कल आना। और माना जाता है कि वो चुड़ैल उन दरवाजों पर लिखे संदेश को पढ़ती है और चली जाती है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह दंत कथा कहां से शुरू हुई थी, लेकिन आज तक गांव के हर घर के दरवाजे पर नलेबा यानी कल आना ये पेंट से लिखा जाता है। इस दंत कथा की वजह से वो गांव काफी प्रसिद्ध हो गया था और इस कहानी को बाद में एक हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया था। खैर, तो अब मैं अपनी व्यक्तिगत कहानी आपको बताऊंगा। मैं एक बड़े शहर में पला बढ़ा हूं। मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहूंगा, पर यह भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। तो मैं उस शहर में अपने परिवार के साथ रहता था और मुझे पैरानॉर्मल किस्म की चीजों का या कोई भूत प्रेत देखने का कोई अनुभव नहीं था। मेरा परिवार भी काफी आध्यात्मिक था और हिंदू धर्म के भजन और कीर्तन दिन भर हमारे घर में बजते रहते थे। इसलिए आमतौर पर हमारे घर में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल हुआ करता था। जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में गया, तब मुझे शहर और छोटे शहर के बीच का फर्क पता चला। मैं एक बड़े शहर से था, इसलिए मुझे उस छोटे शहर में काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि वो जगह इतनी एडवांस नहीं थी। मैं वहां एक हॉस्टल में रहता था। मैं ज्यादातर अपने हॉस्टल से बाहर अंधेरा होने के बाद कभी नहीं जाता था। मेरे साथ हॉस्टल के कमरे में और 2 लड़के रहते थे जो मेरे ही कॉलेज के थे। वो दोनों भी एक छोटे शहर से थे और वो दोनों भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वो अक्सर मुझे उस हॉस्टल के जमीन के बारे में कहानियां और उनके अनुभव सुनाया करते थे। उनकी कहानियों के अनुसार हॉस्टल की इमारत बनने से पहले उस जगह पर एक बहुत बड़ा कुआं था और वो कहते थे कि उस कुएं में काफी प्रेमी जोड़ियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब मेरे कॉलेज प्रशासन ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, तब उस कुएं को बंद कर दिया और उस पर हमारा ये हॉस्टल बना हुआ है।
और मेरे हॉस्टल के कुछ साथियों ने दावा किया कि उन्हें उस हॉस्टल से कुछ पुरुषों और कुछ महिलाओं की चीखें सुनाई देती है और वो ये मानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस कुएं में अपनी जान दे दी थी। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था, इसीलिए मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ठीक उस दंत कथा वाले गांव की तरह हमारे हॉस्टल के हर एक कमरे के दरवाजे पर कल आओ ये पेंट करके लिखा गया था। वो चुड़ैल की दंत कथा काफी लोकप्रिय थी, इसलिए मुझे लगा कि यह हॉस्टल के स्टूडेंट्स द्वारा की गई सिर्फ एक नौटंकी होगी। मैं इन कहानियों पर हंसता और सोचता था कि ऐसी बचकानी बातों पर विश्वास करने के लिए ये लोग कितने पागल थे। लेकिन एक रात ने मेरी ये पूरी सोच को ही बदल दिया। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि मेरे रूममेट गहरी नींद में सो रहे थे। मेरा बिस्तर खिड़की के पास था और खिड़की से बाहर देखने पर आप हॉस्टल के हॉलवे को देख सकते थे जो बाथरूम की ओर जाता था। हॉलवे की लाइट हमेशा चालू रहती थी क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स सीढ़ियों के बाहर बैठकर किताब पढ़ना पसंद करते थे। खैर, तो कुछ समय बाद जब मैं सोने के लिए जा रहा था, मेरी आंखें उस हॉलवे पर टिकी हुई थी जब अचानक मैंने वहां एक काली आकृति खड़ी हुई देखी। मेरा पहला विचार यह था कि वो कोई स्टूडेंट होगा जो वहां पढ़ रहा होगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे देखता रहा, मुझे ये एहसास हुआ कि वो आकृति गहरे काले रंग की थी जिसमें कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं थी। बस हॉलवे के बीचों बीच एक काला साया खड़ा था। यह साया काफी लंबा था और देखते ही देखते वो हवा में लहराने लगा और कुछ देर हवा में लटकने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मैंने जो भी देखा, मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो सच है या मेरा कोई भ्रम है। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने अपने रूममेट को फुसफुसाकर आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर मेरा रूममेट उठ गया और मेरे बिस्तर पर आ गया। जब वो मेरे साथ बिस्तर पर बैठा था तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन फिर उसकी नजर दरवाजे पर गई। हमारे कमरे में दरवाजे की दरार से हमेशा हॉलवे की रोशनी अंदर रूम में आती थी, लेकिन इस बार दरवाजे की दरारों से अंधेरा दिख रहा था, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। हम दोनों घबरा गए थे। फिर हमने देखा कि उस दरार से एक आंख हमें घूर रही है। वो खौफनाक मंजर को देख हमारा पूरा शरीर थर्रा उठा। वो आंख हमें काफी खौफनाक नजर से देख रही थी। मैं और मेरा रूममेट, हम दोनों ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और कई घंटों तक उस चादर के अंदर ही बैठे रहे। आखिरकार कुछ घंटे बीतने पर हमने चद्दर से बाहर देखने की हिम्मत जुटाई और बाहर देखने पर सब कुछ सामान्य हो गया था और दरवाजे पर अब कोई नहीं था और लाइट भी कमरे में आ रही थी। ये देखकर हमें थोड़ी राहत महसूस हुई और रात के करीब 3 बज चुके थे और हम दोनों को डर भी लग रहा था, लेकिन नींद भी आ रही थी, तो हम दोनों वापस सो गए। अगले दिन जब हमने अन्य स्टूडेंट्स को यह बताया तो कुछ ने हमारा मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने हम पर विश्वास किया, लेकिन उन सभी ने यह कसम खाई कि वो उस समय वहां नहीं थे और हम पर एक प्रैंक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
मैंने इस कहानी का उल्लेख अपने हॉस्टल के वार्डन से किया। उन्होंने कहा कि इस जगह की ऊर्जा बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ ऐसी कई चीजें रातों को घूमते हुए देखी गई है, जिसके कारण यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ भी काफी खौफ में है। वार्डन की ये बात सुनकर मैंने हॉस्टल छोड़ के दूसरी जगह रेंट पर रहने का फैसला किया और उस हॉस्टल से हमेशा के लिए मैं दूर हो गया। मुझे अब वो गांव की चुड़ैल वाली दंत कथा सच लगने लगी है और उस रात के बाद से मैं अपने खुद के साये से भी डर जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कहानी को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि मैंने इस कहानी को पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये कहानी मेरे लिए काफी वास्तविक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस दिन क्या देखा था। मैं लगभग 9 साल की थी जब ये हुआ था, इसीलिए ये कहानी मुझे धुंधली धुंधली सी याद है। खैर, तो उस वक्त मैं टेक्सास के एक बहुत छोटे से शहर में रह रही थी। मेरी एक दोस्त थी जो शहर से बाहर रहती थी। मैं अपनी उस दोस्त के साथ कई हफ्ते उसके घर जाकर बिताती थी। उसका नाम लिजी था। लिजी शहर से लगभग 15 मील दूर रहती थी और उसका घर खेत के बीचों बीच था। हम एक रात उसके घर के बाहर बरामदे पर बैठे हुए थे और वहां काफी घना अंधेरा था। बरामदे पर लगे बल्ब की रोशनी के कारण हम थोड़ा बहुत यहां वहां उस अंधेरे में देख पा रहे थे। बातें करते करते एक पॉइंट पर मैं लिजी के घर के ड्राइववे की ओर देख रही थी, क्योंकि उस समय लिजी जो कुछ भी बात कर रही थी उसमें मेरी दिलचस्पी खत्म हो रही थी और मैं लिजी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो उस घर के सामने उस ड्राइववे की ओर देखते वक्त मैंने देखा कि एक लाल रंग की चमकती हुई चीज ऊपर और नीचे हो रही थी, जैसे कि वो 2 पैरों पर चल रही हो। मैंने उसे देखा और एक पल के लिए मैं जो देख रही थी उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये क्या चीज है। शायद 45 सेकंड तक उसे घूरने के बाद मेरी आंखें उस पर केंद्रित हो गई और मैं उसे ध्यान से देखने लगी। वो जो कुछ भी था लंगड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था वो काफी अजीब लग रहा था। वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो करीब आता जा रहा था, मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा बड़ा हो रहा था। शायद एक रूसी भालू के आकार जैसा, पर लगभग 8 फीट ऊंचा। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वो मेरी ओर मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी। वो उस अंधेरे में किसी लाल फ्लैशलाइट की तरह चमक रही थी। उसका ये भयानक रूप देखकर मैं काफी चौंक गई और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो मुझे किसी शैतान की तरह लग रहा था और वो दृश्य काफी खौफनाक था। मैं उसे आगे बढ़ते हुए बस देखती रही और फिर अचानक वो रुका और उसने अपना हाथ मेरी तरफ पॉइंट किया और वो अपनी उंगली से मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। ये इशारा करते वक्त उसकी वो अजीब नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं उसकी ये हरकतें देख इतना खौफ में आ गई थी कि ना ही मैं हिल पा रही थी और ना ही मैं चिल्ला पा रही थी। आखिरकार लिजी ने
ये महसूस किया कि मैं सामने ड्राइववे की तरफ देखकर थरथरा रही हूं, और फिर वो भी ये देखने के लिए मुड़ी कि मैं आखिरकार उस तरफ देखकर इतनी थरथरा क्यों रही हूं। जब उसने वहां देखा और उसे भी वो खूंखार दरिंदा दिखा तो उसकी भी आंखें चौड़ी हो गई। ये मंजर देखते ही लिज़ी मुझे वापस घर के अंदर जाने के लिए जोर से चिल्लाई। मैंने चौंक कर लिज़ी की तरफ देखा और घबराकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं खड़ी हुई और हम दोनों घर के अंदर जाने के लिए दौड़ने लगे, तो भागते वक्त मैं वापस उस चीज को देखने के लिए पीछे मुड़ी, और जब मैंने पीछे देखा तो वो दरिंदा अब हमारी तरफ लगभग दौड़ कर आ रहा था। उसे आते हुए देख मेरा पूरा शरीर रोमांच से भर उठा और हम दोनों घर के अंदर भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही हमें बाहर से उस दानव की जोरदार चीख सुनाई दी, और उसके बाद शायद वो दरिंदा गायब हो गया। हमें दौड़ते हुए आते देख और उस चीख को सुनकर लिज़ी के घर वाले भी जाग गए और वो हमारी तरफ दौड़कर लिविंग रूम में आ गए और हमसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। लिज़ी के घर वालों को सारी कहानी बताने के बाद लिविंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर लिज़ी के पापा ने हमें कमरे में वापस जाने के लिए कहा। हम काफी खौफ में थे और अकेले कमरे में रहने से कतरा रहे थे, तो हम लिज़ी की आंटी के कमरे में चले गए। तभी आंटी को हमने रोते हुए पूछा कि आखिर बाहर देखा हुआ वो दानव कौन था। आंटी ने हमें शांत किया और फिर उन्होंने हमें बताया कि जिस शहर में वो रहते हैं, यहां के खेतों में एक हेलहाउंड शैतान घूमता है। ये शैतान अक्सर अंधेरे में बाहर निकलता है और बच्चों को सम्मोहित करके उन्हें उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। इस इलाके में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उसने अपना शिकार बनाया था। आंटी की ये बात सुनकर मेरा खौफ और दुगना हो गया और मैं जितनी जल्दी हो सके अपने घर जाना चाहती थी। फिर लिज़ी के पापा ने अगले दिन मुझे अपने घर छोड़ा और उस दिन के बाद मैं अपनी दोस्त लिज़ी के घर कभी नहीं गई और उस हेलहाउंड शैतान के किए हुए इशारों से आज भी मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानियों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। आज की कहानियां आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानियां अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही मजेदार और खौफनाक कहानियां हर बार लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।